मॉर्निंग एवरीवन। हमने इस टॉपिक से पहले संसद के बारे में जाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जाना। आज हमें भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, कानून अधिकारी के बारे में जानेंगे और राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी महाधिवक्ता के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। देखो मित्रों, महान्यायवादी से बहुत से अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम इसका अनुच्छेद जानेंगे। तो महान न्यायवादी का अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 36 है और इसका अनुच्छेद 165। मित्रों दोबारा समझना, महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 में किया गया है और महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। अगर हम भाग की बात करें तो महाधिवक्ता का भाग संविधान के 5 में और महाधिवक्ता का भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 6 में देखो ये होते क्या है, जिस प्रकार से हमें हमारे कोर्ट में कोई केस हो जाए तो हमें विधि संबंधी कोई परामर्श लेने के लिए हम वकील करते हैं, क्योंकि हमें विधि संबंधी बातें नहीं पता, कानून के बारे में नहीं पता, तो वो वकील हमारी पैरवी करता है। इसलिए इस प्रकार से भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करने के लिए कोर्टों में या विदेशों में प्रतिनिधित्व करने के लिए इस महाधिवक्ता और महान्यायवादी की पद की स्थापना की गई। तो देखो महान्यायवादी का अनुच्छेद 36 में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। और संविधान के 165 अनुच्छेद 165 में ये लिखा गया है कि राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति। एक बार दोबारा सुनना कि अनुच्छेद 36 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी और राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 165 में की गई है। देखो मित्रों, ये महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसको विधि अधिकारी भी बोल सकते हैं, फर्स्ट लीगल ऑफिसर भी बोल सकते हैं, प्रथम कानून अधिकारी भी बोल सकते हैं। प्रथम कानून अधिकारी ये देश में होता है और ये होता है राज्यों में महाधिवक्ता राज्यों में प्रथम विधि अधिकारी होता है, कानून अधिकारी होता है। और देखो आगे इसके बाद में देखो इसकी हम सबसे पहले क्या जानेंगे, तो देखो योग्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योग्यता संविधान के 36वें अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि भारत का महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता ये दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। देखो क्या दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट है मतलब उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय मित्रों कहां है हमारा? नई दिल्ली। और इसकी योग्यता महाधिवक्ता की राज्यों में जो हाई कोर्ट होता है ना, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब देखो इसमें थोड़ी बहुत बात हमें ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है। तो देखो पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी हो, कोई भी पद हो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी बात इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट की, वह है किसी भी
किसी भी हाई कोर्ट, सुनना दोबारा, वह किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। वह किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अगर ये योग्यता भी उसके पास में नहीं है तो तीसरी योग्यता ये है कि वह 10 वर्ष तक के अधिवक्ता रह चुका हो किसी भी न्यायालय में, हाई कोर्ट हो। ये देखो मित्रों 5 साल तक, कि वह किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका हो, या तीसरी बात वह 10 वर्ष तक के अधिवक्ता रह चुका हो, एडवोकेट रह चुका हो। और चौथी बात, राष्ट्रपति की नजर में कानून का जानकार हो। ये बहुत ही, मगर मित्रों इसमें याद लगा के लिखा गया है सीधी संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में योग्यता लिखी गई है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी भी हाई कोर्ट का 5 साल तक न्यायाधीश का पद, मतलब न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, या वह 10 वर्ष तक एडवोकेट रह चुका हो, या राष्ट्रपति की नजर में कानून का जानकार हो। अब देखो, अब जानेंगे हमें हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है। तो देखो, पहली बात सेम वही रहेगी, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरी बात, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। और तीसरी बात देखो, 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में चाहे वो अधीनस्थ ही क्यों ना हो, उसमें जज का कार्यभार ग्रहण कर चुका हो। तो देखो, हमने जाना कि महान्यायवादी वह व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। मतलब बना हुआ नहीं होना चाहिए, वो उस पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, बस योग्यता होनी चाहिए उसके बाद में कि वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और उसी प्रकार अगर महाधिवक्ता की बात करें तो वह हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। इसके बाद में देखो, योग्यता के बाद में सीधा इसके बाद में मनोनीत करते हैं। महान्यायवादी मनोनीत किया जाता है भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति इसको मनोनीत करता है, और राष्ट्रपति अपने सविवेक के माध्यम से नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह के या सिफारिश के द्वारा इस राष्ट्रपति को मनोनीत करते हैं। और राज्यों में इसको महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल भी स्वयं अपने विवेक से नहीं करेगा, वह भी मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। अब देखो, उसके बाद में शपथ कौन दिलाता है? जो मनोनीत करता है वो इसको शपथ दिला देगा। तो राष्ट्रपति इसको संविधान की निष्ठा के प्रति इसको कार्य की शपथ दिलाता है, और इधर महाधिवक्ता को राज्यपाल शपथ दिला देगा। शपथ के बाद में देखो, शपथ के बाद में इसके कार्यकाल मित्रों, संविधान में महान्यायवादी और महाधिवक्ता के कार्यकाल के बारे में नहीं बताया गया। बस एक बात लिखी गई है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर कार्य करेंगे। कौन? महान्यायवादी और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। मतलब है, अब आप ये कहोगे कि क्या सर, राज्यपाल या राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति अपने सविवेक के द्वारा सविवेक के द्वारा राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित कर सकता है, तो बल्कि ये कभी भी नहीं होगा। अगर मंत्रिपरिषद ये चाहे कि महान्यायवादी को हटाना है तो उसकी सलाह से उसको हटाया जा सकता है। उसी प्रकार से राज्यों में भी सेम वो बात है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से उसे महाधिवक्ता के कार्यों का क्या करता है, कार्यकाल निश्चित करता है। देखो, कार्यकाल के बाद में इसको हटाना,
अगर कहीं जरूरत पड़ जाए कि इसको हटाया कैसे जा सकता है, तो संविधान में ये इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता को कहीं पर भी हटाया नहीं, मतलब हटाने के बारे में संविधान के बारे में कहीं लिखा है। इसको हटाने का कार्य कौन करेगा, इसको नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महान्यायवादी को और महाधिवक्ता को राज्यपाल। तो इनके द्वारा ही मंत्रिपरिषद की सलाह से इनको हटाया जा सकता है। इसके बाद में देखो इसके कार्यकाल के बारे में हमने जान लिया। अब देखो इसके बाद में देखो वेतन, महान्यायवादी का वेतन। तो संविधान में इसका भी उल्लेख नहीं किया गया। वेतन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है और भारत की संचित निधि से इसको प्रदान किया जाता है, संचित निधि। उसी प्रकार से सेम इस तरह पे राज्यपाल निर्धारित करेगा, वो भी मंत्रिपरिषद की सलाह से, और कहां से दिया जाएगा, संचित निधि से। इसके बाद में देखो इसके कार्य कि ये महान्यायवादी भारत में क्या कार्य करता है और महाधिवक्ता राज्य में कौन कौन से कार्य करता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये राष्ट्रपति को ये भारत सरकार को विधि संबंधी परामर्श प्रदान करता है, विधि संबंधी परामर्श प्रदान करता है। सेम उधरे ये टॉपिक हो जाएगा, ये राष्ट्रपति को या भारत सरकार को, ये राज्य सरकार को क्या करेगा, विधि संबंधी परामर्श प्रदान करेगा, विधि संबंधी परामर्श प्रदान करेगा। दूसरा बात यह है राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करता है, किसमें, कानून में। विधि संबंधी सलाह किसको देगा, राष्ट्रपति को, और ये किसको दे देगा, राज्यपाल को। उसके बाद में देखो महान्यायवादी भारत का सारे जो भी भारत के सारे जो कोर्ट हैं उसमें प्रतिनिधित्व करता है। और ये कौन करता है, ये राज्य के सारे कोर्टों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, महाधिवक्ता। इसके बाद में देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 8 मतलब 88। इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि महान्यायवादी संसद, क्या लिखा गया है कि महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, संबोधित कर सकता है, वह किसी भी समिति का अध्यक्ष बन सकता है संसद की, लेकिन वह मत नहीं दे सकता। ये स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 188 में लिखा गया है कि संसद की दोनों सदनों में भाग ले सकता है, वह संबोधित कर सकता है, लेकिन वह मत नहीं दे सकता। उधरी सेम बात है अनुच्छेद 177, संविधान के अनुच्छेद 177 में यह लिखा गया है कि महाधिवक्ता विधानमंडल, देखो राज्य में कौन सा मंडल होता है, विधानमंडल, और भारत में या केंद्र में संसद, तो विधानमंडल की दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है और संबोधित कर सकता है, किसी भी समिति का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन इसको भी मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं। इसके बाद में देखो हमने इसमें 4 अनुच्छेद जाने। सबसे पहले महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 36, और महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में, 165। दूसरा बात कि मत देने का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, नहीं है, सॉरी महान्यायवादी को, तो इसका उत्तर हो जाएगा 88 और 177। तो याद रखना है। देखो हम जानेंगे कि भारत वर्तमान में कौन थे, प्रथम कौन थे। देखो प्रथम महान्यायवादी, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो कौन थे, एमसी शितलवाड़।
कौन थे मित्रों? MC सितलवाड़, जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। 1950 में इन्होंने ज्वाइन किया और 1963 ईस्वी तक ये अपने पद पर बने रहे थे। उसके बाद में देखो महाधिवक्ता हमें जाना कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन होते हैं, तो MC सितलवाड़, जिनका कार्यकाल 1950 से 1963 लगभग 13 साल तक। अगर दूसरी बात करें दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, तो जिसका नाम है नीरज डे, इनका कार्यकाल लगभग हुआ था 11 साल। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान महान्यायवादी कौन है? वर्तमान महान्यायवादी है मित्रों देखो देखो अब हम जानेंगे महान्यायवादी प्रथम कौन है। तो देखो वर्तमान महान्यायवादी देखो के वेणुगोपाल, जिनका कार्यकाल 30 जून 2017 से है। इसके बाद में देखो हमें राज्य में महाधिवक्ता की बात करेंगे, तो प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? देखो प्रथम महाधिवक्ता GC काशीबाबू। हमारे राजस्थान में इस पद की स्थापना 1957 से प्रारंभ हुई। 1957 से। देखो एक बार कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं, इसका नंबर या क्रम संख्या कौन सी है, कौन से नंबर के हैं? तो कौन से नंबर के हैं मित्रों? ये हैं 15। इसके बाद में वर्तमान में कौन है? वर्तमान महाधिवक्ता। तो वर्तमान में महाधिवक्ता है महेंद्र सिंह सिंघवी, ये वर्तमान। मित्रों बस ज्यादा प्रश्न यही से पूछे जाते हैं कि प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो GC काशीबाबू, महाधिवक्ता वर्तमान महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी, और महान्यायवादी भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो मैंने बता दिया MC सितलवाड़, और वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल, जो कौन से हैं? 15वें महान्यायवादी हैं, जिन्होंने अपना पद 30 जून 2017 से किया था। हमने आज महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में तो ज्यादातर कंप्लीट कर लिया। इसी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।